नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि रायपुर दक्षिण का रण कौन विजय होगा, कौन फतेह करेगा। कांग्रेस दावा कर रही कि इस अभेद किले को कांग्रेस इस बार भेद देगी। बीजेपी कह रही है कि तो बीजेपी का गढ़ है, इसे हम बचाए रखने में कामयाब होंगे। मामला उपचुनाव का है, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी और नई चुनौती आ गई है। वो ये कि दुर्ग से लेकर राजनांदगांव जिले तक के कार्यकर्ताओं ने दावा ठोक दिया कि साहब जब अमुख नेता या दूसरे नेता दूसरे जिलों में जाके राजनांदगांव में जाके चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम राजनांदगांव वाले, दुर्ग वाले क्यों हम रायपुर में आके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई, क्या कांग्रेस खुद अपने चक्रव्यूह में फंसने की ओर आगे बढ़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर रायपुर दक्षिण विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर टिकी है। दरअसल रायपुर दक्षिण वो सीट जहां से मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल 8 बार से विधायक रहे हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला या अगाध माना जाता है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस इस अभेद किले को भेदने का दावा तो कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में दावेदारों की कतार रायपुर से होते हुए दुर्ग और राजनांदगांव तक पहुंच चुकी है, जिस पर सियासत के जानकार इसे कांग्रेस के द्वारा खुद चक्रव्यूह बनाना कह रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस दावेदारों की लगी कतार। रायपुर के अलावा दुर्ग और राजनांदगांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठोकी दावेदारी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने नेताओं ने ठोकी दावेदारी। बीजेपी का अभेद किला है रायपुर दक्षिण विधानसभा। क्या दूसरे जिलों के दावेदारों ने बढ़ा दी है कांग्रेस की धड़कनें? क्या कांग्रेस के ही दावेदार तैयार कर रहे हैं चक्रव्यूह? सूबे की सियासत में दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का मुद्दा गर्माता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी संगठन आधारित दावेदार पर भरोसा जताने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में दावेदारों की लाइन लग गई है। क्या स्थानीय क्या बाहरी, अब तो ये कतार दुर्ग होते हुए राजनांदगांव तक पहुंच चुकी है। दरअसल कांग्रेस नेता कुतुबुद्दीन सोलंकी ने राजनांदगांव के कांग्रेस नेता डॉक्टर आफताब आलम के लिए टिकट की मांग की है, तो वहीं दुर्ग के बोरा परिवार से राजीव बोरा ने भी दावेदारी पेश कर दी है, जिससे कांग्रेस नेताओं की धड़कन बढ़ गई है। हालांकि पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया इसे सामान्य बात करार दे रहे हैं। कांग्रेस में मचे इस घमासान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता केदारनाथ गुप्ता ने तंज कसते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की तानाशाही ने कांग्रेस के कई टुकड़े कर दिए और अब जो स्थिति बन रही है उसके लिए खुद भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं। दावेदारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश के लोग दावेदारी कर सकते हैं, दावेदारी करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो जीतने लायक कैंडिडेट है उनको टिकट देगी तो अच्छी बात है कि वहां लड़ने के लिए हमारे प्रदेश के और लोग भी इच्छुक हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। भूपेश बघेल जी के तानाशाही रवैये ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने हिसाब से मंत्री बनाए, 2.5 साल के बंटवारे में राजी नहीं हुए, टीएस सिंहदेव जी दूर हो गए, और आज जब उनकी सरकार को खदेड़ दिया छत्तीसगढ़ के लोगों ने, तो खुद जाकर राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ लिए। अब राजनांदगांव वाले और दुर्ग वाले कहते हैं हम रायपुर आके लड़ेंगे, तो कहां गलती है? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, और जो भी घटनाएं हो रही है उसके लिए अगर कोई दोषी है तो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने कांग्रेस को कई फाड़ों में बांट दिया। महज 5 साल बाद सूबे की सत्ता से कांग्रेस का बेदखल होना, एकजुटता की तमाम कोशिशों पर परिणाम स्वरूप पानी फिर जाना और अब रायपुर दक्षिण के लिए दुर्ग राजनांदगांव से दावेदारों का ताल ठोकना, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस अपने ही चक्रव्यूह में फंसने की ओर बढ़ रही है। जिस पर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस रायपुर दक्षिण के अभेद किले से पहले अपने ही चक्रव्यूह को भेद पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरह से कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती आन पड़ी है कि साहब उपचुनाव विधानसभा का किसे टिकट दिया जाए, क्योंकि मामला सचिन पायलट तक, मतलब प्रभारी तक पहुंच चुका है।
आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से के.एस. चौहान जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं के द्वारा दावेदारी ठोकना रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के लिए, ठीक है, पार्टी कह रही है, पार्टी के नेता कह रहे कि तो सामान्य बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि यह सामान्य नहीं, असामान्य बात है। जरा बताइए, इस पे जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। जो पार्टी का प्रोसेस होता है कि वो आवेदन दे दे डीसीसी को, डीसीसी फिर पीसीसी को दे दे और पीसीसी के फिर यहां पर चर्चा के उपरांत वो एआईसीसी को जाता है। ये प्रोसीजर है। लेकिन अगर ये कार्यकर्ता का बिल्कुल हक है, मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है और अगर उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा है तो क्यों वो दावेदारी ना करे, कहीं से भी कर सकता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता है और उसने कई साल परिश्रम किया है, जनता की लड़ाई लड़ी है, जनता के वादों को बुलंद किया है, जनता के हित में लड़ाई लड़ी है और समय समय पे अगर जनता के लिए उसने लड़ाई लड़ने का काम किया है, उस बीड़े को उठाया है और बुलंद किया है, पार्टी के झंडे को उठाया है, पार्टी के आइडियोलॉजी पे उसने लगातार कई सालों तक काम किया है, तो मुझे लगता है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता को यह हक है कि वो कहीं से भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार के.एस. चौहान जी का रुख कर लेता हूं। के.एस. चौहान जी, कांग्रेस इस पूरे मामले को जितना आसान बता रही है या बताने की कोशिश कर रही है, क्या सियासत में बीजेपी की नजर से ये इतना आसान है कि कोई भी कार्यकर्ता प्रदेश के कहीं से भी दावेदारी कर सकता है और सहज उसे स्वीकार किया जाएगा? देखिए, दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये दावेदारी किस आधार पे होती है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज जब चुनाव होता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, लेकिन रायपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं, विरोध है। ये आज हर मीडिया वाला बता रहा है। ये हम सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी नहीं आना चाहिए, इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और इनकी 9 सदस्यीय टीम बनी है मिश्रा जी, 9 सदस्य। उसमें सबसे बड़ी मजेदार क्या बात है कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके बहुत बड़े नेता जो है, उनके अधिकतर विरोधी उसमें डाले गए। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी पहले ही खंड खंड में बट गई है। 9 लोग डाले गए हैं, 9 सदस्यीय टीम बनी है और उसमें एक बड़े नेता के अधिकतर विरोधी ही हैं। तो ये क्या दर्शाता है? और दूसरी बात ये कि इनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि बहुत आसानी से बोल रहे थे। बिल्कुल आसानी से बोलेंगे ये, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री देखी है। इन्होंने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ के कैसे राज्यसभा सांसद को छत्तीसगढ़ से छीन के आपने बाहरी लोगों को बनाया, केटी तुलसी को बनाया और 2 अन्य राजीव शुक्ला को बनाया और एक रंजन जी को बनाया। तो ये देखा है। और उसके बाद ये भी देखा है कि अभी लोकसभा चुनाव में इन्होंने महासमुंद में, राजनांदगांव में और बिलासपुर में बाहरी प्रत्याशियों को उतारा है। और राजनांदगांव वाले क्यों टिकट मांग रहे हैं, उसका आधार देखिए। उसका आधार ये है कि जो प्रभारी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई 3 बार इन्होंने हमारे राजनांदगांव में बाहरी प्रत्याशी उतारे हैं, अब हमारे को भी उतार दिया जाए रायपुर में। और दूसरे एक और वोरा जी हैं, वोरा जी इसलिए टिकट मांग रहे हैं। ठीक है के.एस. चौहान जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं लौटूंगा। आधारों पे भी हम चर्चा कर लेंगे और उस आधार का निराधार क्या होगा इस पे भी चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध जी बैठे हुए, अनिरुद्ध जी के पास में जाता है। अनिरुद्ध जी, ठीक है कि पार्टी है, पार्टी का संगठन है, एक अपना विधान है कि कोई कहीं से भी दावेदारी कर सकता है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि कांग्रेस के भीतर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है? वो भी तब जब सिर पे उपचुनाव हो और कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो किला को ढहा देंगे हम, भाजपा के किले को। देखिए, क्या है कि मैं भाई अमित श्रीवास्तव की बात सुना, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे, बड़ी सारगर्भित बात कही और इतने मतलब संक्षिप्त में जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा। और के.एस. चौहान जी की भी बात सुन रहा था, वो बहुत विस्तार से जवाब दे रहे थे।
अच्छा हुआ कि अभी चौहान जी की जो है बातें थोड़ी सी रुक गई तो कम से कम मेरे लिए, वरना बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो लेकिन एक चीज है अवधेश जी, आपकी बातों पे भी आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक छोटी सी अगर ना चीज जो है थोड़ा सा एक रोचक बात कह दूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट के जो दावेदार है दक्षिण में, उसमें एक नाम सुभाष तिवारी जी का है। वो बहुत पीछे वाला नाम है और वो कभी रायपुर नगर निगम में वो जो मेयर इन काउंसिल के सदस्य थे, नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन जो है अभी उनकी एक सितंबर महीने के लास्ट में उनका जो है फेसबुक पे एक पोस्ट था, उससे थोड़ा सा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या लिखा था। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। तो राजनीति में यही होता है, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, सफर में। अब बात मैं आपके जो है आपके सवाल पे आता हूं। राजनांदगांव के देखिए, राजनांदगांव वालों ने, वहां के नेताओं ने बहुत बुरी तरह अपनी पार्टी को उलझा दिया, फंसा दिया और उनका दावा भी वाजिब है। उनका कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने बलौदाबाजार की नेत्री श्रीमती करुणा शुक्ला जी का स्वागत किया। 2023 के चुनाव में हमने जो है रायपुर खरोरा के जो है गिरीश देवांगन जी का स्वागत किया। 2024 के चुनाव में हमने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का राजनांदगांव में स्वागत किया। भूपेश बघेल जी लोकसभा चुनाव लड़े, बाकी जो 2 नाम थे विधानसभा चुनाव लड़े। ठीक है, आप रायपुर दक्षिण में हमारा स्वागत नहीं करिए, लेकिन हमको अवसर दीजिए, हम भी कोई कमतर नहीं है। बात में तो थोड़ा सा दम है अवधेश जी। फिर और जो दुरुक की दावेदारी है, तो दुरुक की दावेदारी जहां तक के मैं सुन रहा हूं कि वहां पे कोई वोरा जी के परिवार से कोई दावेदारी आ रही है, तो निश्चित रूप से संभावनाएं इसलिए लग रही है कि 2013 में जब अरुण वोरा जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके जो कजिन जो है राजीव वोरा, वहां उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। तो अचानक से नाम निकल कर सामने आए हैं, वही दावेदारी कर, बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं राजीव वोरा, और है मतलब ऊर्जावान व्यक्ति हैं। अब बात यह जो है चौहान जी ने कहा, वास्तव में बड़ी कोफ तो होती है, क्योंकि मुझे तो कहीं लाग लपेट की आदत नहीं है। रंजीता रंजन जी, राजीव शुक्ला जी, केटी तुलसी जी, 3 बाहर के लोगों को यहाँ राज्यसभा से कांग्रेस ने भेजा। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कोई काबिल लोग हैं ही नहीं? तो कम से कम ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, काबिल लोग तो हैं, लेकिन कम से कम यहाँ जो है ऊपर शीर्ष, आखिरी लाइन बोल रहा हूँ अवधेश जी, जो शीर्ष पे बैठे हुए दिल्ली वाले कम से कम इतनी तो स्थिति को बनाए रखें कि यहाँ के लोगों को जवाब देते बने, यहाँ के लोगों को निरुत्तर कर देते हैं दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के ही नेता। ठीक है, चलिए अमित जी जवाब दे दीजिए। आप तो निरुत्तर नहीं होंगे, ये बात तो तय है, आप विद्वान प्रवक्ता है। क्या कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा इस अभेद किले को ढहाना? 8 बार वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयमोहन अग्रवाल ने विजय पताका फहराया है। आखिरी चुनाव देख लीजिए, रिकॉर्ड बन गया विधानसभा में, लगभग 67,500 कुछ वोटों से जीते वो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने काबिल मित्र चौहान जी ने अभी राज्यसभा का मुद्दा उठाया, मैं उस पर जवाब दे दूं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आते हैं, इन्होंने गुजरात से उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया है। ऐसे अनगिनत लोग हैं, लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ एक नाम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद पे है, इसलिए मैंने कहा कि इनका चाल चरित्र और चेहरा देखिए। ये खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूसरे प्रदेश से भेजे हैं और प्रश्न हमारे राज्यसभा मेंबर पे उठाते हैं। दूसरी चीज मैं 5 सेकंड टूकू आपको। देखिए अनिरुद्ध जी ने जो बात कही काबिलियत को लेके, दरअसल उनकी बात सही है, इसलिए सही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ब्रांड स्थानित्व का मुद्दा 5 साल तक आप लोग लेके चलते रहे, कहते रहे कि साहब स्थानित्व के मुद्दे को लेके जो ध्वजा हम लेके चल रहे उसे झुकने नहीं देंगे, लेकिन राज्यसभा में झुक गया, इसलिए बार बार सवाल उठ रहे। बाकी राज्यसभा की व्यवस्था है, कोई कहीं से भी जाए। आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, राज्यसभा बनाया इसीलिए गया था, उसे अपर हाउस इसीलिए कहा जाता है कि देश में जो विद्वान लोग हैं अपर हाउस में वो आ जाए, जो चुनाव नहीं लड़ते थे। पहला ये प्रोसीजर था, जितना मेरे ज्ञान छोटे से ज्ञान में है। मैं अनिरुद्ध भैया की बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। एक तो मैं उन्हें हमेशा एडमायर करता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े भाई हैं, और लंबे समय से हम उनके साथ डिबेट कर रहे हैं, तो हम उनकी तासीर को भी समझते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं, और हम सब उनको बहुत मानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कहा दक्षिण, तो आप देख लीजिए 8 बार आपने कहा, अभी 8 बार चुनाव में कोई प्रत्याशी कोई पार्टी जीता हो और उसके बाद कांग्रेस में ऐसा उत्साह मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस अभेद, आपने कहा अभेद किला है, भाजपा का अभेद किला है, सही बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि झूठ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस अभेद किले के रण को भेदने के लिए इतना उत्साहित है कि राजनांदगांव से आवेदन आ रहा है, दुर्ग से आवेदन आ रहा है, रायपुर से आवेदन आ रहा है। मतलब आप समझ लीजिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उस कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही
जो हमारी पार्टी की आन बान शान, मैं हमेशा कहता हूं हमारी पार्टी के प्राण है। कांग्रेस किसी भी कार्यकर्ता को जो डिसाइड करेगी, मैं आपको बता दूं, इस बीजेपी के अभेद किले को वो भेदने में सक्षम होगा। रही बात, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना था अवधेश जी, अभी पूरी किताब बाकी है। आप जैसे विद्वान प्रवक्ता हो तो निश्चित तौर पे किताब भी पढ़ ली जाएगी। क्या मैं लौटूंगा, मैं जब के चौहान जी के पास जाता हूं। चौहान जी, इसे उत्साह मान के चला जा रहा है कांग्रेस में कि साहब इतने लालायित हो गए उस अभेद किले को ढहाने के लिए कि राजनांदगांव दुर्ग से भी दावेदारी आने लग गई। एकजुटता बताने की कोशिश की जा रही है। पीछे का क्या परसेप्शन है वो सबको पता है। देखिए मिश्रा जी, मैंने अपनी बात ही वहां से चालू की थी कि वहां के कार्यकर्ता जो उत्साहित नहीं है, बाहरी के विरोधी हैं, बाहर का विरोध जरूर कर रहे हैं। और ये विरोध आज का नहीं, ये विरोध पिछले विधानसभा में भी देखा गया था, जब रायपुर में बाहरी प्रत्याशी उतारा गया था और वही प्रत्याशी ने बोला था कि मैं टिकट तो रायपुर से नहीं चाहता था, मैं दूसरी जगह से चाहता था क्योंकि मेरी पकड़ वहां की है। और उसके बाद वहां के मेयर, वहां के दूसरे और कार्यकर्ता मिट्टी तेल अपने ऊपर डालते हैं और उसके बाद बहुत सारा प्रदर्शन करते हैं। कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है, वो उनका उत्साह था। और आज जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जल्दी मिल रहा है उत्साह देखने को। और वो बोल रहे हैं कि भैया आप अभी फाइनल कर दीजिए। वहां के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि अभी आप फाइनल कर दीजिए, टिकट पहले ही फाइनल कर दीजिए। और जो 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है, बहुत सोच समझ के बनाई गई, बहुत ही सोच समझ के, कि एक धड़े को सिरे से नकार दिया जा रहा है। और जो अभी इनकी यात्रा चली थी उसमें भी उस धड़े को सिरे से निकाल दिया जा रहा है। और वह उनके समर्थक जो हैं वो आते ही नहीं है। ये आपसी लड़ाई तो लड़ने पहले, फिर चुनाव बाद में लड़ेंगे। और रही बात राज्यसभा सांसद की, तो मैं इस बात पे गर्व करता हूं कि रमन सिंह की 15 साल की सरकार में एक भी राज्यसभा सांसद बाहरी नहीं लिया गया। आप 5 साल में 3 राज्यसभा सांसद बाहर लेते हैं। दूसरा एक और शब्द बोला, आपके जैसे इंसान को अमित भाई, आपने बोला कि विद्वान लोग जाते हैं, तो क्या विद्वान लोग छत्तीसगढ़ में नहीं है? क्या नहीं थे? पूरे पिछले 5 साल में नहीं थे विद्वान लोग? गलत तो गलत ही। इस विषय को छोड़ देते, इसके पूरी पथकथा पे चर्चा हो चुकी है। चौहान जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जब अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, दरअसल एक शब्द है क्रोनोलॉजी, जिसको समझना पड़ता है, उसके मायने कुछ और होते हैं। कांग्रेस में जो चल रहा है क्रोनोलॉजी जरा समझा दीजिए एक बार। देखिए, जहां तक कि क्रोनोलॉजी कब जो है मतलब है कि सार्थक रही, मैं आपको बताता हूं। जब जैसी रायपुर दक्षिण सीट अस्तित्व में आ गई तो हवा बन गई कि बृजमोहन अग्रवाल जी लड़ेंगे। चलो मैं आने से पहले एक और बात पे आ रहा हूं कि अभी जो आप बार बार अभेद किला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2008, 13, 18 और इसके बाद फिर 23 लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी उस सीट से चुनाव जीते। अब वो पहले की बात पे मैं आ रहा हूं, जब एकदम सीट अस्तित्व में आई तो योगेश तिवारी जो जी अजीत जोगी जी के खास समर्थक माने जाते थे, और जोगी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि बृजमोहन अग्रवाल से जो है मुकाबला मेरा सांड ही कर सकता है। सांड, बाद में पता लगा सांड की लड़ते लड़ते जो है ना दम निकलते जा रहा था और आखिरी में सांड हार गया। उसके बाद जो है फिर वहां पे जो है 8 का चुनाव था, 13, 18, 23 का जो है आप नतीजा देख चुके हो। और आप ये भी देख चुके हो कि अभी जो इस बार का जो 23 का विधानसभा चुनाव था, तो उसमें राजनांदगांव के बाद, और अगर कहीं सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश की निगाहें लगी थी तो रायपुर दक्षिण में कि क्या हो रहा है। तो उस क्या हो रहा है, तो अमित भाई ने ठीक कहा कि पूरे प्रदेश के नेताओं का वहां पे जो रुझान रहता है, दक्षिण को लोग जो है मतलब हाई प्रोफाइल सीट मानते हैं। लेकिन एक बात और है, बात क्रोनोलॉजी की, तो दूसरी जो और एक लॉजी को भी समझ लीजिए। मतलब यह है कि आज जो है रायपुर दक्षिण जो है इतना मतलब इतना कठिन हो गया चुनाव लड़ना कि वो करोड़ों के खर्चे वाली सीट मानी जाती है। मैं किसी पे ये नहीं कर रहा हूँ कि आयोग सुनेगा तो आपत्ति दर्ज कराएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वहाँ पे, अरे भाई अगर चुनाव आयोग कहेगा तो हो सकता है कि 20 लोग लड़ रहे हो और 20 लोगों का मिलजुल के करोड़ों में खर्चा हो जाए, लेकिन उसमें एक टैग लग गया कि करोड़ों की सीट। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, मैं लौटूंगा अनिरुद्ध जी आपके पास। अमित जी का रुख कर ले। अमित जी, कितना बचाएंगे आप?
ठीक है, पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है जो सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जिस आधार पे राजनांदगांव के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जिस आधार पे दुर्ग के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उस आधार पे तो थोड़ा सा आप लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए। देखिए, सिर्फ चीज परसेप्शन का होता है। आधी गिलास खाली है ये आप देख रहे हैं और आधी गिलास भरी है मैं देख रहा हूं, तो मैं वही कहूंगा जो मुझे दिख रहा है। और कहते हैं ना अवधेश जी कि अभी मैं चौहान जी की बातों को सुन रहा था, मैं उस वर्ड को कंप्लीट कर दूं जिसमें मैंने कहा कि ये सदन इसलिए बनाया गया था। चौहान जी सुन लीजिए, आप मेरे अभिन्न मित्र हैं और लगातार हम कई सालों से डिबेट कर रहे हैं और आप जानते हैं कि मैं एक शब्दों को पकड़ के डिबेट करता हूं। तो आपने जो कहा, मैं आपकी शंका को दूर कर देता हूं। आपने कहा कि क्या छत्तीसगढ़ में नहीं है? एक से एक विद्वान व्यक्ति है हमारी पार्टी में, आपके पार्टी में, लगातार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वो सदन क्यों बना था? वो सदन को इसलिए बनाया गया था जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जिनका चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। उन्होंने प्रश्न उठाया तो मुझे आंसर देने दीजिए। वो आ गया आंसर, आ गया, आप आगे तो बढ़े हाँ, रहिए। ठीक। और रही बात, आपने अभी अभेदगढ़ को कहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 15 सालों की सरकार, 15 सालों की सरकार को इन्हीं हमारे कार्यकर्ताओं ने उस अभेदगढ़ को जो कहते थे कि अब तो 10 साल और रहेंगे रमन सिंह जी, डॉक्टर साहब और रहेंगे, ये अलग विषय है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने उस अभेदगढ़ को, उस किले को ढा दिया। और मैं फिर कहता हूं चौहान जी, बड़े कम शब्दों में, कि हम कांग्रेसियों को अजमाने की गुस्ताखी ना कर ए दोस्त, हम कांग्रेसियों ने पहले भी कई तूफानों के रुख को मोड़ा है। ठीक है चौहान जी, तूफान के रुख मुड़ चुके हैं, कई तूफानों के रुख मुड़े हैं। जरा कह दीजिए इस बार तूफान का असर क्या होगा और आप लोगों के तूफान में कितना वेग होगा? चौहान जी, सीट का तूफान सुनामी का था, फिर आ जाएगा। ठीक है, अमित जी एक बार चौहान जी को बोल देते जी। जिस क्षेत्र से बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार जीते और जिस क्षेत्र से लगभग 6 लाख वोटों से, और उसी क्षेत्र में आता है दक्षिण रायपुर भी, जिस क्षेत्र से 6 लाख वोटों से हम लोग लोकसभा जीते, आप खुद बताइए। क्योंकि क्या होता है, जनता से सरकार होती है, जनता से जनप्रतिनिधि होता है, जनता से ही जीत होती है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी पार्टी से जनता नहीं होती है, क्योंकि जनता जिसको चाह रही है, जनता ये देखती है कि काम किसका हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, काम कैसा नहीं हो रहा है, वो देखती है। और सिर्फ एक ही चीज पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है और ना ही जीता जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन उस फैक्टर्स में सबसे पहले जो कांग्रेस है, सबसे पहले फैक्टर ही हार चुकी है, क्योंकि वो लड़ने से पहले ही हार चुकी है, क्योंकि इनमें अंदरूनी जो टीम वर्क होना चाहिए वो टीम वर्क तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जब कुल मिला के आपकी बातें आ गई, मैं लौटूंगा, समय रहा तो मैं एक बार अनिरुद्ध जी से फाइनल कमेंट के लिए जाता हूं। अनिरुद्ध जी, सीधा सवाल, क्या अपने ही चक्रव्यूह में फंसने जा रही है कांग्रेस? क्या भेद पाएगी इस चक्रव्यूह को? देखिए अभी क्या है कि दोस्त को लेके हमारे भाई अमित जी ने कविता कह दी, और मेरा तो फिर अगर दोस्त में बात है तो मैं भी कह देता हूँ, तेरी बेवफाई का गम नहीं है मेरे दोस्त, गीला तो तब हो जब तूने किसी से निभाई हो। और आज राजनीति में यही चलन हो गया है, कौन किसको निभाता है। मतलब बहुत चौंकाने वाली जो टिकटें बटती है और बहुत चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। जहां तक के रायपुर की जो आपने बात की, तो मैं अवधेश जी यहां तक समझ पा रहा हूं कि एक जो है वहां पे स्थिति जो है, मतलब ना थोड़ी सी कांग्रेस की स्थिति कठिन होती जा रही है। और मेरा ये मानना है कि प्रमोद दुबे जो है वहां के बहुत अनुभवी जो है वहां पे दावेदार हैं और महापौर भी रहे हैं और कांग्रेस का लंबा अनुभव उनको रहा है, तो सबसे बेहद लंबा अनुभव, तो सबसे अगर ये ऊपर क्रम में देखें तो वही मेरे को नजर आते हैं। लेकिन बाद के क्रम में और नामों को जोड़ना निश्चित रूप से जो है उलझाएगा वहां के कांग्रेस के बड़े नेताओं को। सवाल बचा हुआ है, क्या चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसने जा रही है? बच पाएगी कांग्रेस? ये मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूं। चक्रव्यूह में बच पाएगी कांग्रेस अगर कहीं जो है प्रत्याशी चयन में, देखिए मैंने बात बोल दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर कहीं जो सक्षम व्यक्ति पे अगर कहीं हाथ रखती है कांग्रेस तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन अगर कहीं चयन में कहीं कोई अगर ऊंचा नीचा हुआ जी तो फिर भैया ने बहुत अच्छी बात कही। तो मैं एक एकदम सत्य बात जो मैं कहीं पढ़ा हूं कि राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है, यहाँ वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो सबसे करीब होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के ये है कि कांग्रेस चक्रव्यूह में फंसे या ना फंसे, लेकिन सियासत के गलियारे में चर्चा चक्रव्यूह की होने लगी है। अभेद किला, चक्रव्यूह, तमाम चीजों का परिणाम आ जाएगा
बस कुछ दिनों का इंतजार, जब चुनाव का ऐलान होगा और उसके बाद तमाम चीजें सामने आते जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, के चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।